चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो अभी तक आपने देखी होंगी। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दोनों में ही आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टाफिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे थे। उसके कुछ फंक्शंस ऑफ एचआरएम हमने ये पढ़ा था, राइट। फंक्शंस ऑफ एचआरएम के बारे में हमने पढ़ा था। सो आज की वीडियो में हम स्टाफिंग के प्रोसेस को ही उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग को पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपका ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नोन में है, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी करें। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन से पता चल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। सो स्टाफिंग का प्रोसेस से पहले मीनिंग बहुत बार हम स्टाफिंग का कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से, कि स्टाफिंग मीन्स क्या होता है। टू फिल द पोस्ट को फिल करना, टू फिल द पोस्ट, राइट, एंड कीप द पोस्ट वैकेंट एंड कीप द पोस्ट फिल्ड, कीप द वैकेंट पोस्ट फिल्ड, राइट। सबसे पहले उसे फिल करना एंड आफ्टर दैट उसको कॉन्टिन्यूस जो है फिल्ड रखना। किससे रखना? विद पीपल, लोगों से। यही बेसिकली स्टाफिंग के अंदर होता है कि आप क्या करोगे, अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो सबसे पहले उसे फिल करेंगे हम, ठीक है। अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम फिल करेंगे उस पोस्ट को। देन हमने एक बार पोस्ट को फिल कर दिया, अब उसे हम ये कोशिश करेंगे कि ये एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके नहीं जाए, कॉन्टिन्यूसली अपने काम को करे। इसके लिए टाइम टू टाइम पर अगर उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जो भी उसकी नीड्स हैं उसे फुलफिल करेंगे, ताकि हमारी जो ये वैकेंट पोस्ट थी अब जो फिल हो गई है ऑलवेज फिल्ड ही रहे। सो बेसिकली यही स्टाफिंग का मीनिंग होता है। अब चलिए आज की क्लास में हम इसके प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्रोसेस मीन्स क्या होता है, कुछ स्टेप्स आपको किसी काम को करने के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे स्टाफिंग के प्रोसेस में, स्टाफिंग के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सो चलिए वन बाय वन देखेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया, कोई भी पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट पोस्ट को फिल करना है और जो फिल है उसे कॉन्टिन्यूस फिल ही रखना है, राइट। यही तो हमारा मीनिंग होता है। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी पोस्ट वैकेंट है, राइट। सबसे पहले हमें ये काम करना है ना, पता लगाना है कि कितनी पोस्ट हमारी वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम फिल करेंगे। तभी तो एम्प्लॉयज़ को, कि सपोज देखो, मुझे पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्ट वैकेंट है और मैं क्या करने जा रही हूँ, डायरेक्टली मैंने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया। मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं किसी से भी कि हाँ कितने लोगों की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा ना। जस्ट क्या किया, ऐड दिया न्यूज़पेपर में, और मैंने क्या किया, जस्ट ऐड दिया न्यूज़पेपर में और लोगों को सेलेक्ट कर लिया। बाद में पता चला कि सारी की सारी पोस्ट तो ऑलरेडी फिल्ड थी, सारी पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड है और मैंने बिना बात के ही लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदे की जगह ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। सो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आखिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी पोस्ट वैकेंट है। इट मीन्स कि मुझे कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहला काम यही होता है मेरा। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, तो देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की नीड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एस्टिमेट करूँगी
कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। पहला स्टेप ये हो गया। अब कैसे पता चलेगा, तो देखिए जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे ना, डिपार्टमेंटल हेड बताएंगे कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतने लोगों की नीड है, और देन उसके बेसिस पर फिर मैं एस्टिमेशन लगाऊंगी ओके कि प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 पर्सन की नीड है, राइट, सेल डिपार्टमेंट में 3 पर्सन की नीड है, और हमारा फिनेंस डिपार्टमेंट में 2 पर्सन की नीड है, राइट, और हमारे किस डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में हमारे, सॉरी प्लानिंग नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 की है, परचेज डिपार्टमेंट में 4 की है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया 4 2 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है। तो यानी मैंने क्या किया, हर डिपार्टमेंटल हेड से इंफॉर्मेशन मांगी कि बताओ कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसके अंदर यही होता है, देखिए। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, आज ये प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग को हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस की हेल्प से करेंगे। हर एक स्टेप पे इमेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करके करेंगे ताकि आपकी स्टडी और इंटरेस्टिंग हो। चलिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बेसिकली एक इमेज मैंने अपलोड की है, और ये इमेज आप देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए जितने भी डिपार्टमेंटल हेड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को बता रहे हैं कि हाँ इतने लोगों की ज़रूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमें देखना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, अपना एडवर्टीजमेंट दूंगी, आगे फर्दर के स्टेप्स, फ्यूचर के स्टेप्स डिसाइड करूंगी। अब इसमें एक बात और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब डिपार्टमेंटल हेड ये बताएंगे कि भाई इतने लोगों की ज़रूरत है, हमें इतने स्पेसिफिक लोगों की ज़रूरत है, तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर ये भी करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन की वजह से अगर वो दूसरी पोस्ट पे चला गया तो उसका प्लेस तो खाली हो जाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना है हमें, अगर उसका किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ है तो उससे क्या होगा, वो पोस्ट वैकेंट, अभी वो फिल्ड है लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर वो खाली होने वाली हो। ये सब चीज़ों को कंसीडर करना है हमें। हो सकता है कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुका है, ठीक है, नोटिस पीरियड पे काम कर रहा है, तो उसे कंसीडर करेंगे हम। कोई पर्सन, कुछ पर्सन है जो नेक्स्ट विद इन 2-3 मंथ्स में रिटायर होने वाले हैं, तो अगर रिटायरमेंट पे जो एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं उन्हें भी कंसीडर करेंगे। तो हम ये सारे के सारे चीज़ों को ध्यान में रख कर फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है। अब देखिए जब ये हम वर्क फोर्स का एस्टिमेशन करते हैं तो उस टाइम पर आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम 2 तरीके के एनालिसिस करते हैं, वो कौन से एनालिसिस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैनेजर 2 टाइप्स के एनालिसिस करते हैं। एक होता है आपका वर्क वर्क 1 सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी, वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकंड वन होता है आपका वर्क फोर्स एनालिसिस। ये दोनों के दोनों ही आपके एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके के 2 एनालाइज किए जाते हैं, एक वर्कलोड एनालिसिस, एक वर्क फोर्स एनालिसिस, बोथ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन दोनों एनालिसिस के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन आपकी केस स्टडीज़ भी बनती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा वाला एनालिसिस आपका यूज़ हो रहा है, वर्क फोर्स, वर्कलोड, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, राइट। आपको पता चलना चाहिए कि वर्क फोर्स एनालिसिस में क्या करते हैं और वर्कलोड में। डायरेक्ट केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन इन दोनों एनालिसिस से बनते हैं आपके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझते हैं वन बाय वन करके कि आखिर इन दोनों एनालिसिस में क्या करते हैं और इनकी स्टाफिंग में इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए वर्कलोड एनालिसिस, पहले हम नंबर 1 पढ़ेंगे वर्कलोड एनालिसिस। बेसिकली इसमें हमारा होता क्या है वर्कलोड एनालिसिस में, तो देखिए वर्कलोड एनालिसिस में हम देखते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज वी रिक्वायर्ड।
जो कि हमें चाहिए, ठीक है, वी रिक्वायर्ड, यानी कि हाउ मच पर्सन एंड विच टाइप ऑफ person are required are necessary to complete a job in successful manner, right? किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है और किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस में हम यही देखते हैं। सो वर्कलोड एनालिसिस में मैंने क्या देखा, वर्कलोड एनालिसिस में देखा एक तो हाउ मच, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की कितने लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ नंबर नहीं देखी मैंने, साथ के साथ ये भी देखा विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट? तो टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ भी देखे जो कि नेसेसरी हैं किसी काम को सक्सेसफुली करने के लिए, कि इतने तो चाहिए ही चाहिए किसी काम को सक्सेसफुली करने के लिए। ये वर्कलोड एनालिसिस में हुआ। सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे टोटल 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। अब ये जो 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ये तो पता चल गया वर्कलोड एनालिसिस में कि इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, ये नेसेसरी है, तो 10 लोगों के बिना काम। अब उस 10 में भी मुझे देखना है किस किस तरीके के लोग चाहिए। एक मुझे ऐसा चाहिए, 2 लोग मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, ठीक है, और 2 मुझे सेल्स के लिए भी चाहिए। एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास फाइनेंस की फुल नॉलेज हो, एक ऐसा भी पर्सन चाहिए जिसके पास फाइनेंस की फुल नॉलेज हो, ठीक है। और कैसे पर्सन चाहिए मुझे, और भी वेरियस टाइप का मैं इसी में देख सकती हूँ। या 2 लोग मुझे चाहिए परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए भी मुझे 2 और लोग चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे, ठीक है, सेल के हो गए, और हमारा कौन सा डिपार्टमेंट रह गया है, परचेज हो गया, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, एक अकाउंटेंसी का भी मुझे कंपिटेंट एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, एक अकाउंटेंसी के लिए भी चाहिए, और एक वो चाहिए जो कि पूरा मार्केट को एनालाइज करेगा। तो एक मार्केट के लिए भी मुझे एक अलग से चाहिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए। तो देखिए मैंने टोटल 10 लोगों की बात करी, लेकिन उन टोटल 10 एम्प्लॉयज़ में भी मुझे अलग अलग वेरियस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत और नेसेसरी है ये उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो हम यही वर्कलोड एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं कि कितने लोग ज़रूरी है, मस्ट हैं, कंपलसरी हैं, इतने तो चाहिए, और इस तरीके की। सेकंड आता है वर्क फोर्स एनालिसिस, जो दूसरा आता है सेकंड, वर्क फोर्स एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा आपका वर्क फोर्स एनालिसिस में, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं। हम क्या देखते हैं, देखो वहाँ देखते हैं नेसेसरी इतने हैं, यहाँ देखते हैं अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, नंबर के टर्म में भी और टाइप्स के टर्म में भी, कि कितने लोग हैं और किस किस तरीके के लोग अवेलेबल हैं। ये हम देखेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस में, कितने लोग चाहिए मुझे और किस टाइप के लोग चाहिए मुझे, वो हम देखेंगे वर्कलोड एनालिसिस में। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे दोनों एनालिसिस करने के बाद कि क्या इस टाइम पर मेरे पास अंडर स्टाफ है, यानी जितना मुझे चाहिए था उससे कम है, तो मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ। क्या मेरे पास बिल्कुल ऑप्टिमली है, ऑप्टिमली मतलब जितने मुझे चाहिए थे उतने ही हैं, तो मैं ऑप्टिमली सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और या फिर मेरे पास कितने हैं, ऑप्टिमली सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मेरे पास ओवर स्टाफ्ड है, यानी कि ज़्यादा लोग हैं, जितने मुझे ज़रूरत थी उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ओके तो ये था ओवर वर्कलोड एनालिसिस में एंड वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर कि दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। वर्कलोड में देखना है कितने लोगों की ज़रूरत है, वर्क फोर्स में कितने अवेलेबल हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। जैसे कि सपोज आप एक और एग्जांपल अगर इसका लेना, या इतना ही इनफ है स्टूडेंट, क्योंकि आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली ये था फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हमने देखा कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, राइट, हाउ मच
हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, राइट। कितने लोगों की ज़रूरत है, ये बेसिकली हम देखते हैं कहाँ, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में, यानी पहले स्टेप में। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। अब देख लिया मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे 10 एम्प्लॉयज़ की नीड है, मैंने ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद मैं देखूँगी कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से मैं, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से मैं इन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकती हूँ, राइट, जहाँ से मैं एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकती हूँ। तो अब मैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेज देखूंगी, ठीक है, रिक्रूट कर सकती हूँ यानी रिक्रूटमेंट के सोर्सेज देखूंगी। अब कौन कौन से सोर्सेज होंगे, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि हाँ किस किस लोगों ने, जिन भी लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें से जो भी मेरे लिए अप्रोप्रिएट है मैं उन्हें चूज़ कर सकती हूँ। दूसरा क्या कर सकती हूँ, मैं जो भी आपकी प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं वहाँ से पता कर सकती हूँ। आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज़, प्लेसमेंट सेल होते हैं आपके, प्लेसमेंट एजेंसी होती हैं, वहाँ से पता कर सकती हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं आपके, आजकल आपने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, naukri.com है आपकी, तो इसी तरीके से बहुत सारी हैं आपकी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटर जो एम्प्लॉयर हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ इन एम्प्लॉयज़ को हम चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होता है, वहाँ पर कैंडिडेट्स को इनकरेज किया जाता है अपने जॉब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन सेंड करो। तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सोर्सेस को, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसके बाद मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, इनकरेज करेंगे, मोटिवेट द कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे टू apply in our organization, कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सो ये आपका सेकंड स्टेप था। अब हमने क्या किया, देखिए एस्टिमेशन कर लिया, एस्टिमेशन के बाद एडवर्टीजमेंट दी मैंने, और क्या किया, लोगों को, कैंडिडेट्स को इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि अप्लाई करो। लोगों ने अप्लाई कर दिया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी स्पेसिफिक साइट बताई है मैंने वहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं उस एड्रेस पे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो थर्ड स्टेप देखिए, आप इमेज से आप समझ रहे होंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू के थ्रू, या कोई स्किल टेस्ट हो सकता है, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह करा के। सो यही चीज़ आएगी कि बेसिकली लोगों ने अप्लाई कर दिया है, कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है, अब उतने सारे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड इन माई ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, उन लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से आई विल चूज़ दोज एम्प्लॉयज़ विच आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट या विच आई रिक्वायर्ड, राइट। तो मैं उन्हें चूज़ करूँगी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, वेरियस टाइप के एबिलिटी टेस्ट कराऊँगी, मैं कंप्यूटर टेस्ट कंडक्ट करा सकती हूँ, ठीक है, और साथ के साथ पर्सनल इंटरव्यू करवा सकती हूँ। तो वेरियस टाइप के टेस्ट हैं, जॉब के नेचर को कंसीडर करके कंडक्ट कराऊंगी। जैसे अगर बात करें, अगर टीचिंग के लिए इंटरव्यू होगा तो क्या करवा सकते हैं, आपसे एक डेमो यानी कि टीचिंग का डेमो टीचर से दिलवा सकते हैं कि क्या स्टूडेंट को पसंद आया या नहीं आया। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था बेसिकली थर्ड स्टेप। अब सिलेक्शन का काम हो चुका है, हमने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्शन के बाद सोचिए क्या होता है,
ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप आता है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स देखिए सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, कैंडिडेट क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइन देयर जॉब, अपनी स्पेसिफिक जॉब को ज्वाइन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। यही होता है प्लेसमेंट, मीन्स उस पोस्ट को जिस पे आप सेलेक्ट हुए अब उसे आप ज्वाइन करोगे। देखिए टीचर का ही एग्जांपल लीजिए कि सपोज एक फुल फ्लैज एग्जाम्पल से पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है और स्कूल में कुछ टीचर्स ने लीव कर दिया है, न्यू टीचर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैनेजमेंट आपके स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे कि हाँ जी बताइए किस किस स्ट्रीम में टीचर्स नहीं हैं, किस किस क्लास के टीचर नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बना के देंगे कि हाँ इस फील्ड में टीचर नहीं है, कॉमर्स के टीचर नहीं है, साइंस स्ट्रीम में एक टीचर कॉमर्स में नहीं है, आपकी अकाउंटेंसी की चलिए नहीं है, ठीक है, आपके साइंस स्ट्रीम में भी एक टीचर नहीं है, ठीक है, आपकी सपोज बायो की टीचर नहीं है, आपके ह्यूमैनिटीज़ में आर्ट्स में भी आपकी एक टीचर नहीं है, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, और आपके कंप्यूटर की टीचर इस टाइम पे नहीं है आपकी, ठीक है, वो छोड़ के जा चुकी हैं। तो इस तरीके से लिस्ट बना के दे दी। अब लिस्ट बना दी तो पहला स्टेप हो गया, हमने देख लिया कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद क्या किया, पता चला टीचर की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीज़मेंट दे दी। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को, जो भी आपके मतलब एम्प्लॉयज़ को नहीं, कैंडिडेट्स को हमने मोटिवेट किया, उनको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि अच्छी सैलरी दी जाएगी, इतने वर्क टाइम इतना होगा, अदर फैसिलिटीज़ होंगी, बस फैसिलिटी होगा, सब कुछ होगा। तो इससे उन्हें मोटिवेट किया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उसके बाद क्या किया, सिलेक्शन के लिए क्या किया हमने, इंटरव्यू लिया। ठीक है, टीचर्स का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, साथ के साथ आपका इंटरव्यू के साथ साथ स्टूडेंट से ही मतलब क्लास में ही स्टूडेंट के सामने डेमो दिलाया कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ टीचर्स आपको अच्छे लगे, आपने उन्हें चूज़ किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट में क्या होगा, टीचर अपनी उस पोस्ट को फिल करेंगी, यानी उस पोस्ट को ज्वाइन करेंगी कि आज से उन्होंने रिपोर्टिंग दे दी है, स्कूल में आ गई हैं, ज्वाइन कर लिया। अब इसके साथ क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। अब ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब भी कोई न्यू टीचर सेलेक्टेड होती हैं आपके स्कूल में, अगर कोई न्यू टीचर आए हैं तो उन्हें प्रिंसिपल सर, मैम जो भी हैं या कोई अदर सीनियर टीचर आप स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, साथ साथ अदर स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है इसे ही हम ओरिएंटेशन कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी अगर एम्प्लॉय है तो उसे उसके अदर कलीग से, उसके सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और कंपनी के बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी जाती है कि ये कंपनी है, ये इसका वर्क एक्सेट्रा फील्ड है, सारी चीज़ें बताई जाती है। अब स्कूल के केस में टीचर है तो क्या किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि हाँ ये आपकी क्लास है, आपके ये स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिस भी क्लास की क्लास टीचर होंगी पहले तो उन स्टूडेंट्स से मिलवाया जाएगा, साथ में जो अदर स्टाफ है उनसे भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सो ये सारा काम आपका ओरिएंटेशन में आएगा। सो यहाँ तक का स्टेप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे के स्टेप में अब क्या होगा, ओरिएंटेशन भी करा दिया, ठीक है, प्लेसमेंट भी हो गई, जॉब ज्वाइन भी कर ली, ओरिएंटेशन भी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इन केस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलप। अब जब भी उन टीचर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसा लग रहा है कि सिलेबस में कुछ चेंज आया है, न्यू टीचिंग मेथड आए हैं, तो टाइम टू टाइम पे उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाए, और बहुत सारे डेवलपमेंटल कोर्स भी कराए जाएंगे। तो ये आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे की फर्दर वीडियोस में। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड हैं, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे
तब ट्रेनिंग के मीनिंग को भी और अच्छे से बताएंगे। सो बेसिकली जब ज़रूरत होगी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप यही है। अब इसके बाद और क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट का सारा वर्क करा रहे हैं। आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो चलिए एक छोटी सी इमेज है, इसकी हेल्प से देखते हैं। आई होप आपको इससे ज़्यादा से, ये देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका मतलब आपको इमेज से इवेल्युएशन करना, चेक करना कि आखिर उसकी परफॉर्मेंस, जो भी हमने टीचर को अपॉइंट किया है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है या वेरी गुड है। स्टूडेंट से पूछा जाता है ना डेमो के बाद भी, और 1-2 मंथ्स तक पूछा ही जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, न्यू टीचर का नहीं आ रहा है, तो फिर आप बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छा समझ आ रहा है, आउटस्टैंडिंग है, या वेरी गुड है, ठीक आ रहा है, समझ आ रहा है, आप सेटिस्फैक्ट्री हो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, कोई और उन्हें रिप्लेस किया जाएगा, दूसरे टीचर को अपॉइंट किया जाएगा, या उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी कुछ है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स, आई होप आपको इस इमेज से बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स होता है इवेल्युएट करना एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, ये देखना कि जो उन्हें काम दिया गया था क्या उन्होंने वो काम ठीक से किया है या नहीं किया है, राइट। सो बेसिकली उनके वर्क को एनालाइज करना, एनालिसिस देयर वर्क, उनके वर्क को एनालाइज करना, ये देखना कि जो काम उन्हें असाइन किया गया था उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, दोनों को कंपेयर करके देखना काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना दिया गया था वो ठीक से करा पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में होगा। अब ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चे आपका, तो अगला जो स्टेप आता है वो आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसमें बेसिकली क्या है, प्रमोशन, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट टू, जैसे आपको प्रमोट किया जाता है अपर क्लास में हायर क्लास में, ऐसे ही उन्हें प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट टू हायर पोस्ट, राइट। जैसे आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए तो आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे, पास हो गए तो फिर उससे नेक्स्ट में करेंगे, तो इस तरीके से। और कुछ मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप या प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के कैपेबिलिटी के बेसिस पर उन्हें क्या करना, प्रमोट करना, ये भी स्टाफिंग प्रोसेस में ही आएगा कि उनको टाइम टू टाइम पर प्रमोशन देना, साथ साथ उनके करियर की प्लानिंग करना। करियर प्लानिंग में बेसिकली क्या होगा आपका, करियर प्लानिंग मीन्स बच्चे यही है कि उनका पूरा पाथ डिसाइड कर देना कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो 2 ईयर में आपको फर्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा, फिर अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट 2 ईयर में आप इस पोस्ट पे पहुंच जाओगे, फिर उससे नेक्स्ट ईयर में कि भाई अगर आप सपोज अभी आप किस पे हो, अभी आप नॉर्मल पोस्ट पर हो जो कि होती है क्लैरिकल नेचर की, अगर आप अभी उसी पे हैं तो क्लैरिकल नेचर की पोस्ट है आपकी, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट है, तो उससे आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट अपर पे, या फिर अभी आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, अभी अकाउंटेंट की पोस्ट है, अभी अकाउंटेंट हो तो फिर उसके बाद क्या करोगे, अभी जूनियर अकाउंटेंट हो, सीनियर अकाउंटेंट बनोगे फिर उसके बाद क्या होगा, सीनियर अकाउंटेंट के बाद फिर और अपर पोस्ट पे जाओगे, उससे जो अपर पोस्ट आएगी देन उससे अपर पोस्ट पे, और इस तरीके से प्रमोशन। तो पूरा पार्ट डिसाइड होता है कि किस तरीके से आप इतने सालों में अपने करियर में इस पोस्ट पे पहुंच सकते हो। सो ये स्टाफिंग के अंदर ही किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके बाद कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स क्या, जो काम करवा रहे हैं उसके बदले में उनको पे करना, राइट, एम्प्लॉयज़ को पे करना उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, टू पे फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पे करना, ये बेसिकली क्या होता है, कंपनसेशन होता है। अब ये कंपनसेशन देखिए क्यों, अब जैसे आपके ही स्कूल में अगर टीचर को अपॉइंट किया है तो उन्हें सैलरी दी जाएगी ना, राइट, उन्हें सैलरी दी जाएगी आपको टीच करने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, वो आपको टीच नहीं करेंगे, तो कंपनसेशन दिया जाता है। और ये कंपनसेशन सारे के सारे फॉर्म कंपनसेशन में आएंगी आपकी, आपको जो
पे दी जा रही है, पे तो आएगा ही, प्लस जितने भी रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं वो सारे रिवॉर्ड्स भी आते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्राइस, ये उस जॉब का प्राइस है कि हाँ आपने इतने ये काम किया है और इसकी ये वैल्यू है जो आपको दी जाएगी। तो दो तरीके से ये कंपनसेशन देखिए अब दिखा रहा है आपको, एक मनी की फॉर्म में, सेकंड गिफ्ट्स की फॉर्म में, दोनों तरीके से है ना आपको। देखिए ये तो आपकी सैलरी है जो आपको मिलती ही है, लेकिन टाइम टू टाइम पर कोई फेस्टिवल होता है आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, या फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको क्या किया जाता है, कोई गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं या कुछ अदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सो वो तो आपको ये दोनों ही चीज़ें आपकी कंपनसेशन में आएंगी। अब क्या इनको क्या नाम दिया जाता है, कैसे है, तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं आपके कंपनसेशन के। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट, दोनों कंपनसेशन में ही आएंगे। अब डायरेक्ट कौन सी है, तो देखिए जो मनी की फॉर्म में हुआ ये तो डायरेक्ट है, हर जगह पता है इसका। ये जो है मनी की फॉर्म में नहीं है तो इनडायरेक्ट, अब इसे भी नहीं पता ना कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो ये इनडायरेक्ट है। ये तो इसे दिख रहा है साफ साफ, हाँ मनी है इतने हैं, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, सो बेसिकली दो तरीके की आपकी पेमेंट सिस्टम होते हैं। अब डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली बच्चे सब कुछ आता है, आपकी सैलरी, या फिर अगर जिन्हें वेजेस दिया जाता है तो वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशन, ये सारी की सारी, कमीशन, बोनस, ठीक है, जितना भी मॉनेटरी फॉर्म में है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, डायरेक्ट में होगा। अब क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा मैम वेजेस सैलरी दोनों एक साथ कैसे, ये तो एक ही हो गया ना सैलरी और वेजेस, तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस इतना ही होता है, बेसिकली वेजेस आपको कैसे दी जाती है, पर डे के अकॉर्डिंग दी जाती है, और सैलरी में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स है, पर मंथ की है आपकी, तो इस तरीके से जो दी जाएगी वो वेजेस होंगी। लेकिन जो आपको एक दिन के लिए दी जा रही है, आपने आज काम किया आपको आज ही सैलरी दे दी है, ठीक है, तो वो आपकी सैलरी नहीं, वो वेजेस में काउंट होगा। आपको आज काम किया आज के आज दे दिया, कल आप आओगे नहीं आओगे, नहीं आए तो नहीं मिलेगा, आओगे तो मिलेगा, ये वाला सिस्टम वेजेस में। सैलरी में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आपको इतने टाइम काम करना है, तो आपको क्या होता है 1 मंथ आपने वर्क किया उसके बाद आपको सैलरी देंगे, नेक्स्ट मंथ करोगे उसके बाद, तो वो सैलरी में बेसिकली लेवल ऑफ वर्क के बेसिस पे, स्किल्स और आपके एक्सपर्टाइज के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये आपका आता है ब्लू कॉलर जॉब के लिए जहाँ फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, जैसे अगर हम कहें लेबर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जहाँ स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेजेस का यूज़ होगा। सैलरी का यूज़ कहाँ पर होगा, वाइट कॉलर जॉब जहाँ पर आपका स्किल्स की ज़रूरत है, स्पेशल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, वहाँ पर आपकी सैलरी वर्ड का यूज़ होगा। इसके अलावा इंसेंटिव्स, बोनस, यानी सैलरी के अलावा जो भी चीज़ें, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपकी सैलरी फिक्स है सपोज 50,000, लेकिन उसके अलावा आपने अच्छा काम किया, कंपनी को फ़ायदा हो गया, आपको 10,000 रुपीज़ और दे दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अलग से आ गया कमीशन, बोनस। सेल में होता है कि सेल्स फिक्स है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कराओगे तो आपको कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा जितने भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए तो वो कमीशन हो गया आपका, ठीक है। बोनस मिलता है आपको, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ हिस्सा कंपनी, कुछ पार्ट प्रॉफिट का एज ए बोनस दे देती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट में आएगा। इसमें भी आपके दो मेथड होते हैं इसे देने के, एक होता है टाइम बेस्ड पेमेंट, जहाँ पर वही टाइम बेस्ड पेमेंट है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि टाइम फिक्स कर दिया है कि सैलरी या वेजेस जो भी आपकी पे की जा रही हैं वो डेली हो सकती है आपकी, या फिर आपकी कैसी हो सकती है, सॉरी वो डेली हो सकती है आपकी, वो आपकी वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, सो इस तरीके से आपको दी जाएगी। तो ये हो गया आपका टाइम में। दूसरा आता है आपका कैसा होगा आपका, सेकंड जो आपका तरीका आएगा वो आएगा परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम,
परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होगा, आज जितनी यूनिट आपने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम में आपका जितनी यूनिट आज आपने क्रिएट की उसके बेसिस पर ही आपको सैलरी मिलेगी। फिक्स नहीं है कि मिनिमम इतना मिलेगा। एक यूनिट का प्राइस फिक्स कर दिया है, सपोज 10 रुपीज़, या एक का 30 रुपीज़ कर दिया है। अब आपको अगर आपने एक दिन में 10 यूनिट्स प्रिपेयर की तो 300 मिलेंगे, 20 यूनिट प्रिपेयर की तो 600 मिलेंगे। जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उसी हिसाब से आपको सैलरी या वेजेस मिलेगी। सो ये आपका सेकंड होता है सिस्टम। अब आता है, ये तो बेसिकली दो मेथड थे डायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट के, टाइम बेसिस पे या फिर परफॉर्मेंस बेसिस पर। अब नेक्स्ट आपका आता है जो टाइप है इनडायरेक्ट पेमेंट। इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, तो जो भी सैलरी के अलावा अदर फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है उन्हें, मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वहाँ पे मेडिकल का अलग से जो है एक्सपेंडिचर जितना भी होगा वो कंपनी बियर करेगी, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है, फैमिली का पूरा वेकेशन होता है। सो ये सारे जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं ये कैसी हैं, इनडायरेक्टली है, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें, इसलिए उन्हें दी जाती हैं। बहुत से में होता है कि अलग से ट्रांसपोर्ट के लिए कार प्रोवाइड करा दी, रेजिडेंस के लिए हाउस प्रोवाइड करा दिया। तो ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट पेमेंट कर रही है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, ठीक है। सो ये आपका इनडायरेक्ट पेमेंट में आता है। बेसिकली यही आपका लास्ट स्टेप था, किस चीज़ का, स्टाफिंग प्रोसेस का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितने लोगों की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए लास्ट पेज पे आते हैं, यहाँ देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने लोगों की ज़रूरत है, यही सबसे पहला काम आएगा। सो हम देखेंगे कितनी रिक्वायरमेंट है हमें, वो देख लिया मैंने। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, रिक्वायरमेंट देखने के बाद उसी अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करूँगी, कि देखूँगी ये सोर्स है मेरा और उस सोर्स से एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनमें से अप्रोप्रिएट को सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिसने भी सिलेक्शन जिन एम्प्लॉयज़ का हुआ है उनका प्लेसमेंट होगा, और साथ के साथ उन्हें फेमिलियर कराया जाएगा, यानी ओरिएंटेशन होगा, उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कंपनी से और कंपनी के लोगों से। आफ्टर दैट क्या किया जाएगा, कभी भी ज़रूरत होगी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद टाइम टू टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। आफ्टर दैट जब भी ठीक लगेगा उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपनसेशन दिया जाएगा उन्हें उनके वर्क के लिए। सो बेसिकली ये 8 स्टेप्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किसमें, स्टाफिंग के प्रोसेस में। सो स्टाफिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे का जो भी आपका पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।